हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री जो स्पेशल बिहार बोर्ड का है उसका चैप्टर 1 का हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जानेंगे, मतलब लघु उत्तरीय, और उसका प्रश्न उत्तर पूरा अच्छे से समझेंगे और उसको नोट भी करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर 1 का ये पार्ट 11 है, यानी 11वां पार्ट है। और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, और ये पहला ही चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, ये पार्ट 11 है जिसमें आज हम लोग 9 लघु उत्तरीय प्रश्न जानेंगे जो आपकी किताब में पीछे दिया हुआ है। और इसके बाद वाले वीडियो में यानी लास्ट पार्ट यानी कि 12 नंबर पार्ट में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को समझेंगे और ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो आप लोग पढ़े हैं ना कि राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरना। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना पैदा करती है। मतलब राष्ट्रवाद से क्या होता है कि जब व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है तो वह अपने देश के लोगों से प्रेम करने लगता है और लोगों में एकता की जो भावना है वो पैदा होने लगती है। दूसरा प्रश्न हमारा है मेजीनी कौन था। तो कहेंगे मेजीनी एक साहित्यकार था, मतलब किताब उताब लिखता था, लोकतंत्र का समर्थक था और योग्य सेनापति भी था, मतलब सेना का संचालन भी करता था, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली और तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। मैंने इस ऑब्जेक्टिव में भी लिखवाया है। देखिए, अगर आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से समझना है ना बाबू, सबसे शानदार तरीका है कि पहले आप मेरा जितना भी एक्सप्लेनेशन है उसको लाइन बाय लाइन देखें। और मैं ये गारंटी 100% देता हूँ कि अगर आपने इसका पार्ट 1 देख लिया ना तो आप पूरे चैप्टर को इत्मीनान से बैठ के देखेंगे, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने बना दिया है इसको, आप एक बार जाकर के देखिए तो आपको पता चलेगा। मैं नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या है। एक वीडियो तो आप देखिए, ज़्यादा देर का नहीं होता है, 10 से 12 मिनट का ही होता है। उसको आप देख सकते हैं, आपको जरूर पूरा पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि अभी तक जो इतिहास पढ़े हैं आप लोग बोर होते होंगे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे पढ़ने के लिए और आप अगले वीडियो के लिए बेचैन रहेंगे। फिर तीसरा जो है उसको समझते हैं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, मतलब वो क्या समस्या थी जिससे जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा जो था वो ऑस्ट्रिया था। ये जहाँ का जिसके बारे में आप लोगों ने पिछले अगर जो लोग पार्ट टोटल पढ़े होंगे तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता होगा मेटरनिक। तो वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो जर्मनी इटली या किसी भी देश का एकीकरण नहीं चाहता था और उनको गुलाम बना के रखना चाहता था। तो जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी जो बाधा थी वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया एक देश है जिसे बिस्मार्क ने अपने कूटनीति के द्वारा नष्ट करके जर्मनी का एकीकरण किया। तो बिस्मार्क ने ही अपने कूटनीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। वही मेटरनिक जो ही बताया कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो सन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया होगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि नेपोलियन के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उन्हें समाप्त कर पुरातन व्यवस्था को अपनाया जाए, जिसका मुख्य सभापति मेटरनिक था। उसी समय को मेटरनिक युग कहा जाता है। देखिए, हुआ यूँ था कि नेपोलियन ने अपने सैन्य अभियान से फ्रांस, जर्मनी, इटली बहुत सारे देशों को जीत चुका था और वो अपने अनुसार देश को चला रहा था, लेकिन बहुत जल्द उसकी मृत्यु भी हो गई। जिसके बाद मेटरनिक ने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि जिस तरह पहले सिस्टम चलता था उसी सिस्टम के हिसाब से फिर देश चलेंगे, और उस समय को कहा जाता है मेटरनिक युग कहा जाता है। अगर इसको आपको अच्छे से समझना है कि भाई नेपोलियन ने क्या किया क्या नहीं किया, उसका पूरा पिक्चर के साथ आपको समझना है, तो आपको पीछे का एक्सप्लेनेशन तो देखना ही पड़ेगा, तभी जाकर पूरा पूरा क्लियर समझ पाएंगे। क्योंकि इसको ज़्यादा समझाने से कुछ नहीं समझ में आएगा। इसको बस नॉर्मली वे लोग अच्छे से समझ रहे होंगे जिन्होंने पूरा पार्ट लाइन बाय लाइन देखा होगा। 5 नंबर है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। यानी कि 1848 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुई उस क्रांति का क्या कारण था। तो कहेंगे कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद लोगों के समर्थन से लुई फिलिप राजा बना। यानी फ्रांस में 1830 में भी क्रांति हो चुकी थी, जिसके बाद लोगों के समर्थन से लुई फिलिप को राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद और लोगों का वोट देने का अधिकार दे दिया, परंतु इससे साधारण लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।
क्योंकि साधारण लोग देश में ज़्यादा ना होते हैं, उन्हीं के सहयोग से वो राजा बना, शासक बना, वो वहाँ पे वोट होने लगे, वो लोगों को वोट देने का अधिकार भी दे दिया, लेकिन लोगों को फायदा नहीं हुआ। कारण क्या था कि वह अपने विरोधियों को खुश रखने के चक्कर में किसी को भी खुश ना कर सका। अब ये क्या किया कि अपने जो समर्थक थे वो तो थे ही, उनसे ज़्यादा महत्व वह अपने विरोधियों को देने लगा। अब इससे जो उसके समर्थन में लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई तो बड़ा गलत आदमी है, ये हम लोगों पे ध्यान देने के उल्टे बजाय दूसरे उन लोगों पे ध्यान दे रहा है जो इसका विरोधी है। तो लोग इसका भी विरोध करना शुरू कर दीजिए, जिसके कारण देश में अराजकता फैलने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1848 ईस्वी में क्रांति की शुरुआत हो गई और लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। मतलब इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। तो अब कहेंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। सबसे बड़ी बाधा कौन थी? ऑस्ट्रिया थी, जो पहले ही पढ़ चुके हैं। क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी मतलब होता है कि जो अपने फायदे के बारे में केवल सोचे, दूसरे के बारे में ना सोचे। वह इटली और जर्मनी में होने वाले प्रयासों को दबा देता था। यानी कि जब इटली और जर्मनी में लोग आंदोलन करते थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तो वो बार बार अपने सैनिकों के द्वारा उन लोगों को दबा देता था जो आंदोलन करने के लिए आगे आते थे, जिसके फलस्वरूप इटली और जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। अब इससे क्या होगा कि जिस तरह भारत देश में लोग अंग्रेज लोगों को दबा देते थे, लेकिन धीरे धीरे एक ना एक दिन क्या हुआ, देश आज़ाद हो ही गया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना तो जग ही जाती है। ऑस्ट्रिया में मेटरनिख के पतन के बाद इटली और जर्मनी के लोगों ने उन्हें देश का एकीकरण करने के लिए प्रयास में लग गए और अंत में उन्हें सफलता मिल गई। और एक न एक दिन क्या हुआ कि मेटरनिख सभी जगह से समाप्त हो गया और सारे देश लगभग क्या हो गए, आज़ाद हो गए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बढ़िया समझना है तो आप लोग देखिए, बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सही पार्ट को देखिए तभी समझ में आएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने इटली और जर्मनी के राज्यों को वास्तविक राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। अच्छा आदमी था, बुरा आदमी ज़्यादा कोई खास नहीं था, मतलब मेटरनिख से तो बहुत अच्छा था, जिसके कारण 300 भागों में बटा जर्मनी 39 राज्यों में सीमित हो गया। मतलब मेटरनिख ने जर्मनी को 300 भागों में बांट दिया था, ताकि छोटे छोटे राज्य रहेंगे तो ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और ये कभी भी मजबूत नहीं हो पाएंगे, ताकि इन पे हमारा आसानी से गुलाम कर सकेंगे। वही नीति थी अंग्रेजों वाली, फूट डालो और शासन करो। और नेपोलियन ने क्या किया कि उसे 300 से 39 राज्य में सीमित कर दिया, मतलब कि सभी राज्यों को मिला दिया। इसे देखकर अन्य देशों के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट काफ़ी हद तक सहायक हुआ। होता है ना कि देखा देखी कार्य लोगों में शुरू हो जाता है कि फलानवा अगर ऐसा करेगा तो उसको भी आराम मिलेगा, आंदोलन करेंगे तो हमारा भी देश आज़ाद हो जाएगा, हम अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपना काम कर सकेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। अभी आप लोग समझिए और लास्ट में जब पूरा समझ लीजिएगा, या रुक करके आप इसको नोट भी करते चलिए, अच्छा रहेगा, रुक रुक कहीं नोट करते चलिए। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी नाविक था जो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। ये चाहता था कि किसका मतलब स्थापना हो, तो लोकतंत्र का। शुरुआत में मेजिनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में वह काउंट काबूर से प्रभावित होकर राजतंत्र का पक्ष अपना लिया। अब काउंट काबूर के बारे में पढ़ना तो स्पेशल एक वीडियो है काउंट काबूर, ऊपर ही लिखा होगा थंबनेल पे, आप लोग देख लीजिए। काउंट काबूर हर किसी के बारे में मैंने वर्णन किया। तो उससे जब ये मिला तो ये प्रजातंत्र से राजतंत्र का पक्ष अपना लिया। उसने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सेना का गठन कर इटली के 2 राज्य सिसिली और नेपल्स को जीतकर राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। अब राजा विक्टर इमैनुअल कौन है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। राजा विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था काउंट काबूर। अब इनमें क्या क्या रिलेशन थे, क्या क्या घटना हुई, आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। जिस पर राजा ने, यहाँ पे मिस्टेक साझा हो गया है, राजा ने उसे दक्षिण क्षेत्र का शासक बनने का निमंत्रण दिया, परंतु उसे वह ठुकरा दिया और खेती करके अपना जीवन बसर करने लगा। मतलब राजा ने उससे खुश होकर बोला कि तुम आओ, कुछ जगह देता हूँ जहाँ पे तुम राज करो, लेकिन बोला नहीं, मुझे किसी प्रकार का सत्ता का कोई मोह माया नहीं है, मैं इसी तरह ठीक हूँ। और वो सब कुछ राजा को सौंप करके अपनी सारी संपत्ति, और वो क्या करने लगा, किसान का जीवन जीने लगा। इसके बारे में लाला लाजपत राय ने उसकी कहानी भी लिखी कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वहाँ पे पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, 9 नंबर।
विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था कैसे? अब विलियम प्रथम कौन है, बिस्मार्क कौन है, स्पेशल वीडियो है, जाके देखिए आप लोग। विलियम प्रथम का यह विश्वास था कि प्रशा के मजबूत राजतंत्र के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में बाधा बनने वाला ऑस्ट्रिया से मुकाबला करने के लिए उसने सेना की शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। उसी क्रम में उसने अपना चांसलर बिस्मार्क को नियुक्त किया और हर कदम पर उसने उसका साथ दिया, क्योंकि बिस्मार्क के बिना विलियम प्रथम का कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता है। तो ये हमारे सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। इसके अगले वीडियो में लास्ट वीडियो 12 नंबर भाग जो आएगा उसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को खत्म करेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।